सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ नंबर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक का कुछ भाग अध्ययन करवाया था। तो आइए बच्चों, उससे आगे का भाग हम अध्ययन करेंगे। इसे शुरू करने से पहले इसमें जो पैराग्राफ में जो शब्दार्थ आएंगे उसको हम देखते हैं। लबालब, पूरी तरह भरा हुआ, स्मृति, याद, डूब जाना, खो जाना, व्यवसायी, काम धंधा करने वाले, हाथ से गया, वश में न रहना, धर्म गुरु, धर्म की शिक्षा देने वाला पादरी, धर्माचार, धर्म का पालन व आचरण, शोध प्रबंध, खोज करने के बाद लिखी गई पुस्तक। परिमल एक साहित्य संस्था जिसमें साहित्यकार विभिन्न चर्चाएं किया करते हैं। तो आइए बच्चों, इसका पैराग्राफ हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं? सर्वेश्वर दयाल जी फादर फुल्के के बारे में क्या कह रहे हैं कि ध्यान से सुनिए कि जब वो उनके साथ समय व्यतीत करते थे, जब उनके साथ वो रहते थे, तो वो उनके बारे में कह रहे हैं कि मैं उनके बारे में कहाँ से शुरू करूँ। उनकी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो हमें हमेशा याद रहेंगी। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। वे कह रहे हैं कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। जब वो बेल्जियम से भारत आए थे तो सबसे पहले वे इलाहाबाद में उन्होंने अपनी स्टडी शुरू की, ठीक है। तो वे कह रहे हैं कि उनकी साइकिल चलती मुझे उसी तरह से प्रतीत हो रही है कि वे हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं और वे हमारे पास आकर रुकती है और मुस्कुराते हुए वे उतरते हैं और कहते हैं देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया। जिस तरह से वे कोई भी नई पुस्तक पढ़ते थे तो उसका सारा विस्तार से हर किसी को बताना और ये बात कहना कि मैंने वो पुस्तक पढ़ ली है, मैंने उसे पूरा कर लिया है, उसमें ये चीज़ है। यानी वो हमेशा आवेश में रहते थे, जोश में रहते थे कि मैं किसी न किसी को इन बातों के बारे में बताऊं। उनको लेखक कह रहे हैं कि उनको हमने क्रोध में कभी नहीं देखा, हमेशा आवेश में, जोश में ही देखा है तथा ममता तथा प्यार वे लबालब छलकते रहते थे। मतलब उनके अंदर इतना प्यार, इतनी ममता थी दूसरों के प्रति, वो हमेशा उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। अब यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल जी सोच रहे हैं कि इतना जो समझदार व्यक्ति जो हर किसी को अपना बनाना जानता है, वो बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उन्होंने सन्यासी बनने का कैसे सोचा, यानी कि ये इच्छा उनके मन में कैसे जगी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका जबकि भरा पूरा परिवार भी था, ये तो था नहीं कि वो अकेले थे और उनके मन में आ गई कि मैं सन्यासी बन जाऊँ। तो उनका भरा पूरा परिवार था। उनके परिवार में उनके 2 भाई, 1 बहन, 1 माँ, पिता सब थे। अब यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल जी और जो फादर बुल्के हैं उनके आपस में कुछ बातचीत हुई थी, जिन्होंने इस संस्मरण में उन्हें लिखा है। आपको अपने देश की याद नहीं आती क्या? याद आती है आपको अपने देश की? मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। उनके अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों में दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, 1 भाई वहीं पादरी हो गया है, 1 भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार
अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है कि सर्वेश्वर दयाल जी फादर बुल्के जी से पूछते हैं कि आपको अपने देश की याद आती है? तो वो आगे से बोलते हैं, मेरा देश तो भारत है। फिर वो पूछते हैं कि मैं आपकी जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ, जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ, मतलब जहाँ आपका जन्म हुआ था। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। फिर वो आगे पूछते हैं कि घर में किसकी याद आती है? घर में किसी की याद आती है आपको? क्योंकि उनका घर तो भरा पूरा था, सभी फैमिली मेम्बर थे उसमें, ठीक है। तो वो कहते हैं हाँ माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, ठीक है। तो आगे वे कहते हैं, फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। सर्वेश्वर दयाल जी बताते हैं कि उनको फिर अपनी माँ की याद में डूब जाते हमने बहुत बार देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। यानी उनका एक मित्र था, मतलब बहुत खास मित्र था, जिनको वो अपनी माँ की चिट्ठियों को दिखाते थे, जिनका नाम था डॉक्टर रघुवंश। पिता और भाइयों से उनका बहुत लगाव नहीं था, मतलब ज़्यादा लगाव नहीं था उनके मन में उनके प्रति। पिता उनके व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था यानी रैम्स चैपल में ही, और एक भाई काम करता था, उसका परिवार था, यानी वो गृहस्थी जीवन जी रहा था, उसकी शादी हो चुकी थी। बहन सख्त और जिद्दी थी। क्यों जिद्दी थी? क्योंकि वो शादी नहीं करवाना चाहती थी, बड़ी मुश्किल से उसकी शादी की, ठीक है। फादर को एकाध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा गया था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार वे अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वो जो परंपरागत रीतियों के द्वारा सन्यासी नहीं थे। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि क्योंकि वो अपने परिवार से जुड़े हुए थे, तभी तो वो उनसे मिलने जाते थे, ठीक है। सन्यास तो उन्होंने ज़रूर ले लिया था, लेकिन उनके मन में ऐसी कोई बातें नहीं थी। आगे देखिए, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला एक शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर वे लिखते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ। फिर वो सर्वेश्वर जी कहते हैं कि फिर आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? फिर वो आगे कहते हैं कि प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की मर्जी थी, ठीक है। इसलिए वे बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरी माँ ने तो बचपन में ही बोल दिया था कि मैं बड़ा होकर कुछ अलग ही करूँगा, ये तो मेरे हाथ से निकल चुका है। और उसी तरह से हुआ। इंजीनियरिंग का जो अंतिम वर्ष था, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का सोचा। फिर वे अपने गुरुओं के पास गए, जो वहाँ रैम्स चैपल में जो उनके पादरी लोग होते, जो फादर लोग होते हैं, उनके पास गए और उन्हें बोला कि मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक शर्त रखी। संन्यास ग्रहण करने वाला एक शर्त रख सकता था और उसकी वो शर्त मंजूर भी हो सकती थी। उन्होंने शर्त रखी कि मैं संन्यास लेने के लिए, या जो संन्यास लेना चाहता हूँ उसके लिए मैं भारत जाऊँगा, भारत को अपनी कर्मभूमि बनाऊँगा, ठीक है। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, ठीक है। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, ठीक है। यहाँ पर लेखक क्या बता रहा है कि आपके मन में भारत जाने की बात क्यों उठी? तो वो कहते नहीं जानता, बस मन में था और मेरी शर्त मान ली गई और मैं भारत आ गया। फिर ये बता रहे हैं कि पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, मतलब बच्चों संन्यास ग्रहण करने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वे वहाँ से जब भारत आए, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर आके 2 साल पढ़ाई की, ठीक है। फिर उसके बाद 9 से 10 वर्ष, यानी जो 9-10 वर्ष तक उन्होंने दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, ठीक है। दार्जिलिंग में उन्होंने पढ़ाई अपनी जारी रखी। कलकत्ता यानी कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास।
परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज जो रांची में है, ठीक है, रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। तो यहाँ पर लेखक क्या बता रहे हैं कि इसके बाद उन्होंने कलकत्ता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए, ठीक है। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने पूरा किया। क्या पूरा किया बच्चों? राम कथा उत्पत्ति और विकास, ऐसी पुस्तक जिस पर पहले शोध किया जाता है यानी खोज की जाती है उसकी, फिर उसके ऊपर जो पुस्तक लिखी जाती है वो पुस्तक उन्होंने लिखी थी, ठीक है, जिसका नाम था राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में यानी कि जब जो साहित्यकार होते हैं वो जब अपने ग्रुप में उस सब की चर्चा करते हैं यानी परिमल, ठीक है, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए, किसके? राम कथा के, ठीक है, अध्याय पढ़े जाते थे, ठीक है। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड जो कि इंग्लिश में था उसका रूपांतर किस में किया? हिंदी में रूपांतर किया, यानी उसको दोबारा बनाया हिंदी में और उसका नाम क्या रखा? नील पंछी नाम रखा, ठीक है। यानी वो हिंदी से इतना प्रेम था, उनको इतना लगाव था। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार भी किया, ठीक है, जो आज भी भारत में माना जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने हिंदी में भी बाइबल का अनुवाद किया और वे फिर बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद वे पटना आए, ठीक है, पटना आने के बाद दिल्ली आए और चले गए, ठीक है। 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसी महान हस्ती जिन्हें सारी दुनिया याद करती है। बहुत अफसोस की बात होती है बच्चों, कोई कोई व्यक्ति होता है जो इस तरह से निकलता है, ठीक है। तो फादर बुल्के जी भी उनमें से एक थे जो हर प्रियजन से इतना प्यार करते थे, उस पर इतनी ममता लुटाते थे, ठीक है। 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।